नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका अपने इस चैनल अहिट कोचिंग में स्वागत है। आज इस वीडियो में अध्याय 5 का परिचय होगा। इसमें जो है पूरी परिचय जो है आपको बताएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में जो है इससे जुड़ी हुई जो भी प्रश्न है आपको हल कराएंगे। आइए परिचय स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड एक जो है महान गणितज्ञ थे, जिसे हम ज्यामिति के जनक कह सकते हैं, क्योंकि ज्यामिति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। तो यूक्लिड का जन्म जो है 300 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म स्थान अलेक्जेंड्रिया था। अलेक्जेंड्रिया में उनका जन्म हुआ था। यह एक गणित के विद्वान थे और इन्हें ज्यामिति का जनक भी कहा जाता था। यूक्लिड जो हैं उन्होंने बहुत सारे जो है अभिधारणा और अभिग्रहित और कुछ परिभाषाएं दी है। उन्होंने एक बड़ी बुक जो है लिखी थी जिसका नाम एलिमेंट्स रखा था। उसमें जो है गणित के जो ज्यामिति से जुड़ी हुई चीज़ें थी उन सभी को उसमें अच्छे से व्यवस्थित किया है। तो ज्यामिति जो है इसका उद्भव जो है यानी उसकी खोज भी हम कर सकते हैं इसलिए हुआ क्योंकि जब भीषण बारिश के कारण नील नदी में जब बारिश होती थी, मतलब बाढ़ आ जाती थी, तो नील नदी जो है क्या हो जाता था, भर जाता था। तो उसके भर जाने की वजह से चारों तरफ जो है बाढ़ आ जाती थी और अगल बगल के जो भी ज़मीन थे जमींदारों की, वो क्या हो जाते थे, वो भर जाते थे और उनके जो निशान होते थे ज़मीन के वो क्या हो जाते थे, सिमट जाते थे। और राज्य के जो अधिकारी होते थे वो कर वसूली करते थे ज़मीन का, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो जिसकी वजह से जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है ज्यामिति के अनुसार जो है बहुत सरलतापूर्वक बनाया गया। उस समय ज़मीन जो है त्रिकोण बनाकर उसकी ज़मीन की शुद्ध माप किया जाता था और धीरे धीरे ज्यामिति को व्यवहारिक विज्ञान भी मान लिया गया था और इसका अनुप्रयोग जो है दिशा ज्ञान और खगोल शास्त्र तथा कुछ पिरामिडों के निर्माण के लिए भी होना शुरू हो गया था ज्यामिति के कारण। तो यूक्लिड ने कुछ अभिग्रहित और कुछ अभिधारणा, कुछ परिभाषाएं दी है। इसको चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो देखिए अभिग्रहित क्या होता है। वैसे कथन जिसे हम सत्य मानकर चलते हैं, जिन्हें सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है और यह पहले से ही स्पष्ट होती है। इस कथन के आधार पर अन्य कथन को सिद्ध किया जा सकता है, यानी सिद्ध हम करते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए जैसे यानी जो अभिग्रहित होता है यह ज्यामिति से संबंधित नहीं रहता है। ज्यामिति से संबंधित नहीं रहने का मतलब उस पर इसमें जो है कोई रेखा, कोई आकार, कोई आकृति की आवश्यकता नहीं होती है अभिग्रहित जो होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे देखिए 4 + 1 कितना होगा, 5। 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा। अब इसमें जो है कोई हम रेखा, कोई बिंदु, कोई आकृति की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ रही है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि 4 + 1 क्या होगा, 5 होगा। इसको जोड़ के हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे दूसरा मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लीजिए 6 + 3 तो कितना हो जाएगा, 9। कहने का मतलब इसमें जो है गणित की आवश्यकता होगी। ठीक है, और ज्यामिति जो अभिग्रहित तो ये हो गया। और इसके आगे अवधारणा जो होता है मैं आपको बताऊंगा। अवधारणा में क्या होता है, उसमें ज्यामिति की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको मैं जो है लिख कर आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अभिग्रहित क्या होता है। इसके बाद अगला हमारा है अवधारणा। अगला है अवधारणाएं। वैसे कथन जो सत्य होते हैं परंतु जिन्हें सिद्ध करना अनिवार्य होता है, या दूसरे शब्दों में कहें हम, वे कल्पनाएं जो केवल ज्यामिति से संबंधित हो।
यानी कहने का मतलब जो ज्यामिति से संबंधित होता है उसे हम अवधारणा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। ठीक है, अब इस दोनों बिंदुओं को हम जो मिलाते हैं, ठीक है, इस बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा खींच रहे हैं, ठीक है, बिंदु को, यह क्या कहलाएगा? रेखा कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं समझाने के लिए किसका सहारा लिया? ज्यामिति का, कहने का मतलब आकृति का लिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अवधारणा कहलाएगा। तो अवधारणा में जो है आकृति यानी ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब इसके बाद अगला जो है मैं बताऊंगा। यूक्लिड्स के कुछ परिभाषाएं हैं और कुछ अवग्रहित है और कुछ अभिधारणाएं हैं। ठीक है, एक एक करके हम आपको अब बताएंगे। तो पहला हम आपको बताएंगे परिभाषाएं। उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी थी और कुछ अवग्रहित दी थी और कुछ अभिधारणाएं दी थी। ठीक है, तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो परिभाषाएं जो थी यूक्लिड्स के टोटल 7 थी। कितनी थी? 7। मैं यहाँ लिख देता हूँ। 7 जो है परिभाषा उन्होंने दिया था और जो है 7 जो है अभिग्रहित दिया था। 7 जो है अभिग्रहित दिया था और अभिधारणा उन्होंने दिया था। अभिधारणा 5 अभिधारणा दिया था। 5 जो है अभिधारणा दिया था। तो आइए एक एक करके आपको हम समझाते हैं। तो देखिए परिभाषा का पहला भाग है एक बिंदु। बिंदु को पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। उन्होंने पहला बताया कि बिंदु उसे कहते हैं न तो इसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये जैसे देखिए क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, अब इस बिंदु का कोई अगला भाग नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब न तो इसकी कोई लंबाई होती है और न तो कोई चौड़ाई होती है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ न तो इसका न तो इसका चौड़ाई होता है और न तो लंबाई होता है। यानी उन्होंने बताया कि जो बिंदु होती है तो न तो इसकी कोई चौड़ाई होती है न तो कोई लंबाई। जैसे देखिए बिंदु है ना, अब इसका कोई अब तो न चौड़ाई बता सकते हैं न तो लंबाई बता सकते हैं कितना होता है। पहला उन्होंने यह बताया। इसके बाद दूसरा है एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि एक रेखा जो होती है लाइन, जैसे देखिए उन्होंने कहा कि जो रेखा होती है, ठीक है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, केवल इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया, इसके बाद मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। रेखा अर्थात मैं लिख देता हूँ लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। ठीक है, लंबाई होती है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो है रेखा की चौड़ाई नहीं होती है, केवल क्या होती है? लंबाई होती है। इसके बाद उन्होंने तीसरा पॉइंट बताया कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। कहने का मतलब देखिए एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? 2 बिंदु होते हैं। जैसे देखिए मैं एक ये रेखा खींच रहा हूँ। ठीक है, एक और एक ए। ठीक है, यानी एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंतिम बिंदु। मतलब रेखा जो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो होता है उसी को बोलते हैं रेखा। तो हम कह सकते हैं रेखा में, ठीक है,
दो बिंदु होते हैं, दो बिंदु होते हैं। एक होता है प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रारंभिक बिंदु, और दूसरा होता है अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। तो रेखा जो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो ये होती है इसी को बोलते हैं रेखा। इसके बाद चौथा उन्होंने बताया कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। चौथा उन्होंने बताया, तो देखिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए उन्होंने कहा कि एक सीधी रेखा जो होती है ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। कहने का मतलब जैसे देखिए एक जैसे से बिंदु है ना, तो ये रेखा इसी सपाट रूप से क्या होता है, इसी पर स्थित होता है, बिंदुओं के सपाट रूप पर स्थित होता है। सपाट रूप मतलब इसके ऊपर जो है स्थित होता है। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद उन्होंने परिभाषा में पांचवा बताया कि एक पृष्ठ अर्थात सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। उन्होंने कहा कि पृष्ठ जो होता है, सरफेस जो होता है, उसका केवल क्या होता है, लंबाई होता है और केवल चौड़ाई होता है। देखिए कैसे, यानी पृष्ठ, जैसे मैं एक पृष्ठ ले लेता हूं, जैसे मान लेते हैं ये मैं एक पृष्ठ ले लिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पृष्ठ के क्या होते हैं, एक लंबाई और चौड़ाई होता है। तो यह हो गया क्षेत्रफल जिसको पृष्ठ बोलते हैं, किसी भी वस्तु का ये पृष्ठ है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या है, ये चौड़ाई है, ठीक, और क्या है, ये क्या है, लंबाई है। तो उन्होंने कहा कि पृष्ठ के क्या होते हैं, चौड़ाई और लंबाई केवल होते हैं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, पांचवा उन्होंने परिभाषा में बताया कि पृष्ठ के केवल चौड़ाई और लंबाई होते हैं, और लंबाई होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, कोई भी पृष्ठ है उसके चौड़ाई और केवल लंबाई होते हैं। इसके बाद उन्होंने अगला बताया मित्रों, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, एड्ज, एड्ज जो होती है, एड्ज, यानी उन्होंने कहा कि कोई भी पृष्ठ जो होती है उसके किनारे क्या होती है, रेखा होती है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए कैसे। देखिए उन्होंने कहा कि एक सीधी रेखा, ठीक है, यानी हाँ, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। छठवां, तो देखिए कैसे, जैसे देखिए ये क्या है, हमने आपको बताया क्या एक पृष्ठ है, ठीक है, एक पृष्ठ है, और उन्होंने कहा कि पृष्ठ के चारों ओर, मतलब चारों मतलब उसके किनारे, जैसे एक किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया, ठीक है, ये दो किनारे हो गए, तो दोनों किनारे के क्या होते हैं, रेखा होती है। तो देखिए एक ये रेखा हो गया ना, देखिए एक ये रेखा हो गया और एक ये रेखा हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब उन्होंने जो कहा था वो सत्य कहा था। तो यहाँ लिख सकते हैं, पृष्ठ पृष्ठ के किनारे दो रेखा होती है। कितनी रेखा होती है, दो रेखा होती है। कोई भी आप पृष्ठ ले लीजिए, उसके किनारे कितने रेखा होगी, दो रेखा होगी। पृष्ठ के किनारे दो रेखा होती है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने सातवां परिभाषा में बताया, इसको थोड़ा ध्यान समझिए। यूक्लिड का सातवां परिभाषा था मित्रों, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एक समतल पृष्ठ बना देता हूँ, प्लेन,
सरफेस। ये क्या है, मैं इसको लिख देता हूं समतल पृष्ठ। ठीक है, अब देखिए समतल पृष्ठ है। ठीक है, अब कह रहा है कि समतल पृष्ठ जो होता है, ठीक है, कह रहा है समतल पृष्ठ पर क्या होती है, स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। यानी समतल बहुत सारे सीधी रेखाएं होती हैं। ये सात है परिभाषा। देखिए जैसे एक बहुत सारे जो है रेखाएं हो सकती है सपाट रूप में, देख रहे हैं ना। ये देखिए चौड़ाई वाली लंबाई वाली रेखा हो गई, इसी तरह जो है चौड़ाई वाली रेखा होगी, कह सपाट रूप में फैली हुई रहती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समतल पृष्ठ जो होता है उसके जो है क्या होता है, सपाट रूप से बहुत सारी रेखाएं होती है। तो यह जो है परिभाषा नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे यूक्लिड्स के अभिग्रहित। यूक्लिड का चौथा अभिग्रहित है मित्रों, वे वस्तुएं संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर दो वस्तु जो है क्या है, उसकी जो है आकार बराबर है, ठीक है, कहने मतलब उसकी जो आकार जो है बराबर, तो संपाती का मतलब होता है बराबर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता दूं, जैसे देखिए ये लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 2 सेंटीमीटर है और ये जो चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है। एक मैं और बता देता हूँ इसमें, देखिए जैसे एक कितना है, 3 है, ये 2 है और ये 6 है। तो इन ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। संपाती का मतलब होता है कि यह और यह दोनों क्या है, एक दूसरे के, ये दो वस्तु एक दूसरे के बराबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संपाती कहेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि संपाती होंगे तो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यह और ये दोनों बराबर, देखिए ये भी 6, ये भी 6, ये 2 है, ये भी 2 है, 3 है, 3 है। ठीक है, इसके बाद अभिग्रहित 5। यूक्लिड्स का अभिग्रहित 5 है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कोई भी वस्तु है पूर्ण है, ठीक है, वह हमेशा अपने भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लीजिए क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है, अब इस वस्तु में से जो है हम एक भाग जो है निकाल लेते हैं। जैसे ये भाग इसको में से हमने निकाल लिया, ठीक है। अब यह जो है, ये तो पूर्ण है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, पूर्ण भाग है, और ये क्या है, इसका शेष भाग है, मैं यहाँ लिख देता हूँ शेष भाग। ठीक, तो ये कह रहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो यह जो पूर्ण भाग जो है अपने छोटे वाले भाग से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए बड़ा है ना, अगर इसमें से यहाँ से एक कटा हुआ है, तो ये इसकी ये आया है यहाँ पे, देखिए मैं आपको बना देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो है इससे क्या है, ये बड़ा है। ठीक, इसके बाद अभिग्रहित 6। यूक्लिड्स का अभिग्रहित 6 है। तो देखिए मित्रों, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, यूक्लिड ने कहा कि एक ही वस्तु के अगर दुगुने हैं, ठीक है, कोई वस्तु है उसका दुगुना है, तो परस्पर ये क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे एग्जांपल में हम बताएं, जैसे दुगुना, जैसे मान लिया दुगुना ए, ठीक है, ए जो है दुगुना है किसके, बी के। और ठीक है, सी जो है दुगुना है बी के। ठीक है, कह रहा है एक ही वस्तु, तो एक ही वस्तु है ना ये। ठीक, अब कह रहा है ए दुगुना, ए जो दुगुना है बी के, और सी जो है दुगुना है बी के। ठीक है, ये दोनों एक ही वस्तु हो गए, दुगने इसके हो गए। ठीक है, अलग अलग। तो कह रहे हैं एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होंगे, ए जो है किसके बराबर होगा, सी के। ए जो है किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। ठीक है, यूक्लिड्स का 6वां था नियम। इसके बाद यूक्लिड्स ने लास्ट जो है अभिग्रहित लास्ट दिया था। उन्होंने कहा कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर परस्पर बराबर होते हैं। यानी एक ही वस्तु के जो आधे होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
जैसे मान लीजिए आप 1/2, ठीक है। ए जो है आधा है किसके, बी के, और सी आधा है बी के। एक ही वस्तु हो गया ना। तो कह रहा है कि एक ही वस्तुओं के आधे जो होते हैं परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए जो होगा किसके बराबर होगा, सी के, ठीक है। तो यह यूक्लिड्स के 7 अभिग्रहित थे, ये पूरे कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे अभिधारणा। यूक्लिड्स के 5 अभिधारणा हैं अगले वीडियो में। यूक्लिड के अभिधारणा, अभिधारणा उन्होंने 5 अभिधारणा दिया था। पहला अभिधारणा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु ए हो गया, ठीक है। यानी इन दोनों बिंदुओं के से, ठीक है, केवल क्या खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए, ठीक है, उन्होंने ये कहा, ठीक है। इसके बाद अभिधारणा, सॉरी, अभिधारणा दूसरा था उनका, यूक्लिड के दूसरा अभिधारणा था, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। शांत रेखा का मतलब हो गया लाइन सेगमेंट, यानी रेखाखंड जिसको बोलते हैं। तो कह रहा है अगर कोई शांत रेखा है इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक कोई शांत रेखा है, ठीक है। अब मैं इसको जो है अपने आवश्यकता अनुसार चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए ए है और एक क्या, बी पॉइंट, ठीक है। तो मैं जो है इस रेखा को और बड़ा कर सकता हूँ, सी, इससे भी और बड़ा ले जा सकता हूँ। इस तरह जो है शांत रेखा को आगे आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अभिधारणा तीसरा था यूक्लिड्स का, कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब किसी को केंद्र मानकर जो है, ठीक है, किसी त्रिज्या से एक वृत्त बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसे केंद्र मान लिया, अब इसका मैं एक त्रिज्या, ठीक है, एक इसकी क्या हो गई, दूरी। त्रिज्या क्या होती है, यानी केंद्र से और परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। तो कह रहा है कि आप केंद्र मानकर, ठीक है, किसी त्रिज्या से, चाहे जो भी त्रिज्या आप ले लीजिए, उससे आप क्या बना सकते हैं, एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ तक मैंने एक त्रिज्या ले लिया, अब इसी त्रिज्या से मैंने एक क्या बना सकता हूँ, एक गोला बना सकता हूँ, अर्थात एक वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। तो अभिधारणा 3 था यूक्लिड्स का। इसके बाद अभिधारणा जो है 4 था यूक्लिड्स का, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री जो कोण होता है उसको समकोण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो है कितना है, 90 है, ठीक है। मैं और एक बना रहा हूँ यहाँ पे, ये भी देखिए 90 डिग्री है। आप चाहे जितना बड़ा ले सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज, लेकिन कोण आपका क्या होगा, बराबर होगा। एक कोण एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही कह रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते, तो जो समकोण त्रिभुज होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। अभिधारणा 4 था यूक्लिड्स का। इसके बाद अभिधारणा 5 आपको बताते हैं। देखिए यूक्लिड्स का 5वां अभिधारणा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दो सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम हो। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहा है दो सीधी रेखा, एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई, ठीक है।
ये दोनों सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यह दोनों सीधी रेखाओं के ऊपर एक और रेखा जो है इसके ऊपर जो है गिरी हुई है, ठीक है। अब कह रहा है इसके अंतःकोण ए अंतःकोण हो गया और एक ए अंतःकोण हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं इन दोनों अंतःकोण ए कितने डिग्री के 90 है और ए भी 90 है, ठीक है। कह रहा है कि अगर दो समकोण योग, जैसे यहाँ मैं आपको बता दूं, एक कोण ए और एक कोण दो, ठीक है, 180, ठीक है। अगर यही दोनों कोण जो हैं क्या हो 180 से कम, ठीक है। तो ये 180 से अगर कम होंगे, ठीक है, जिस साइड देखिए इस साइड कम है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये दोनों जो रेखाएं होंगी, ठीक है, ये जाकर किसी निश्चित बिंदु पर क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी अगर 180 से कम होंगे। तो 180 से कोण एक कम है, कोण एक है, कोण एक और कोण दो है, ठीक है, अंतर कोण है। अगर 180 से दोनों का योग 180 से कम रहेगा तो ये दोनों आपस में जाके एक बिंदु पर मिल जाएंगे। तो इस तरह जो है आपस में जाएंगे, यहाँ पे जो है इस तरह से किसी निश्चित बिंदु पे जो है यहाँ पे जाके आपस में मिल जाएंगे मित्रों, ठीक है। यहाँ पे आके जो है पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो यह अभिग्रहित 5 था यूक्लिड्स का। तो यह हुआ कंप्लीट। धन्यवाद।